वेलकम डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर नंबर 2 की तरफ। लेक्चर नंबर 1 में रियल नंबर्स की बात स्टार्ट की थी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। आज हम डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे रियल नंबर्स से रिलेटेड। बेसिकली हमारे चैप्टर का नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात नहीं छेड़ेंगे, आज हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करेंगे और बात करते करते रियल नंबर्स की रैशनल और इरैशनल नंबर्स को भी डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे करने की करेंगे और कन्वर्जन करेंगे डेसिमल्स रिकरिंग को रैशनल इक्वेशंस में, और एक्सरसाइज 2.1 को फिर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा एक कंप्लीट लेक्चर होगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा, लेकिन अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिर एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी नोट जो है रियल नंबर्स पे, क्योंकि बात वहीं से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। गो के लेक्चर नंबर 1 में मैं इस पे काफ़ी बात कर चुका हूँ, तो रियल नंबर से ही स्टार्ट करेंगे क्योंकि रियल नंबर्स पहला हिस्सा है इस चैप्टर का। तो सबसे पहली बात जो हमें पता होनी चाहिए वो यही है कि रियल नंबर्स क्या हैं। तो रियल नंबर्स जो हैं बाय डेफिनेशन सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स हैं। सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। अगर मैथमेटिकली इसको लिखना हो तो रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल क्यू से और इरैशनल नंबर्स को क्यू डैश से, और बीच में अगर यूनियन का साइन डालें एंड के लिए तो रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स का जो सम है वो कैपिटल आर से डिनोट होता है, यानी रियल नंबर से। अब बात यह है कि ब्रॉड कैटेगरीज़ में नंबर्स की अगर देखें तो दो ही हैं। एक रैशनल नंबर्स की कैटेगरी है जिसमें आगे मज़ीद सब कैटेगरीज़ हैं, और दूसरी इरैशनल नंबर्स जिनकी ऐसी कोई सब डिवीज़न ख़ास नहीं है। ये एक ब्रॉड कैटेगरी है। लेकिन रैशनल नंबर्स जो हैं वो मज़ीद फॉल करते हैं 4 टाइप्स में। सबसे पहली टाइप है होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 and so on to any value n. So this is an indefinite set, basically whole numbers starting from 0. और दूसरा रैशनल नंबर्स की दूसरी सब कैटेगरी वो नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स में बुनियादी फ़र्क ये है कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर इसी तरह एक एक यूनिट का इजाफा होता जाता है। ज़ीरो नहीं है नेचुरल नंबर्स में। तो ये भी एक इनडेफिनेट सेट है जिसकी कोई एंडिंग मालूम नहीं है। तीसरी है इंटीजर्स। इंटीजर्स जो हैं ये वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन की दोनों तरफ लिखे जा सकें। ये एक नंबर लाइन है जिसमें ज़ीरो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट इस लाइन का, और आगे वाली साइड पे प्लस में वैल्यूज़ चलती हैं, +1, +2, +3 एंड सो ऑन। ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ये भी इनडेफिनेट कंटिन्यूटी ऑफ वैल्यूज़ है प्लस में। और लेफ़्ट हैंड साइड पे ज़ीरो के जो वैल्यूज़ -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ये एरो शो करता है कि ये भी एक इनडेफिनेट सेट है, यानी कि दोनों साइड पे ज़ीरो के राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़
और लेफ़्ट हैंड साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़। 0 से +1 में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही -1 में होता है नंबर लाइन के में। लेकिन इस बात को आगे भी देखा जा सकता है। यहाँ पे इंटीजर्स की बात करनी है तो इंटीजर्स जो हैं वो वैल्यूज़ हैं जो नंबर लाइन के दोनों तरफ लिखी जाती हैं, एक तरफ प्लस के साइन के साथ और एक तरफ नेगेटिव के साइन के साथ। तो अगर आपने इसको नंबर लाइन के बगैर लिखना हो इंटीजर्स को तो इस तरह से लिखेंगे। 0 के साथ आप प्लस या माइनस यूज़ करें या ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। 0 बेसिकली एक सेंटर पॉइंट है और 0 एक ऐसी वैल्यू है कि इसके साथ प्लस और माइनस जो है वो इसकी जो एसेंस है उसको अफेक्ट नहीं करता। बहरहाल इसके बाद जो इंटीजर दूसरा है +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली इंटीजर्स का सेट भी एक इनडेफिनेट सेट है, इसकी कोई एंडिंग नहीं है। तो जो तीसरी टाइप है, सब टाइप है रैशनल नंबर्स की, वो इंटीजर्स हैं। चौथी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ये वो एक्सप्रेशंस हैं जिनमें वेरिएबल्स भी होते हैं, कोएफिशिएंट्स भी होते हैं। जैसे कि 4 है तो ये एक होल नंबर है और इसके साथ एक वेरिएबल भी है और इसकी कोई पावर भी है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो अब जब इसमें कोई सिंबल्स का होना भी ज़रूरी है। जब पूरी एक्सप्रेशन बनानी है तो एक चेन होनी चाहिए 2 वैल्यूज़ की जिनमें कोई साइन भी होगा। तो ये मिसाल के तौर पर 2y बराबर डाल के 0। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कंप्लीट। इसमें ये कोएफिशिएंट कहलाते हैं, जो नंबर्स होते हैं कोएफिशिएंट कहलाते हैं किनके, इन वेरिएबल्स के। तो x और y ये क्या हुए, वेरिएबल्स। तो और ये बेस है और ये उसकी पावर है या एक्सपोनेंट है। तो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट्स भी होंगे। तो ये 3 चीज़ें जो हैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हिस्सा होती हैं और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन 3 चीज़ों से पे मुश्तमिल होती है। तो रैशनल नंबर्स जो हैं वो बेसिकली होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के मजमूए का नाम है। और जो इर्रेशनल नंबर्स हैं मैंने आपको बताया है कि इनकी कोई ऐसी सब डिवीजन नहीं है, ऐसी कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं हम कर सकते जैसी कि हमने रैशनल नंबर्स की है। इर्रेशनल नंबर्स और all those numbers which cannot be written in P/Q फॉर्म, ये है इनकी डेफिनेशन कि इनको बटे की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। P/Q का मतलब है कि P भी एक रियल नंबर है, Q भी एक रियल नंबर है और Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो नहीं होगा का मतलब ये है कि Q अगर 0 नहीं है तो ऊपर जो नंबर है इर्रेशनल तब कहलाएगा जब उसको नीचे 1 2 3 4 5 के साथ नहीं लिखा जा सकेगा। मिसाल के तौर पर ये देखिएगा √2। अभी जो √2 है या अंडर में मौजूद हर वैल्यू है, ये अंडर की बार और ये 3, ये क्यूब रूट और ये अंदर कोई वैल्यू। तो ऐसा हर नंबर जो अंडर रूट में हो, चाहे स्क्वायर रूट में हो जैसे कि ये है, चाहे क्यूब रूट में हो, 4th रूट हो उसका, लेकिन जब वो किसी रूट में है तो वो इर्रेशनल है और वो इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। का मतलब ये है कि आप उसको
अंडर रूट 2 को बाय 1 नहीं लिख सकते खुद से, अंडर रूट 3 को भी बाय 1 नहीं लिख सकते, अंडर रूट 3 4 का क्यूब रूट इसको भी बटा 1 में आप नहीं लिख सकते। और जो रैशनल नंबर्स हैं वो इसकी ऑपोजिट है। बाय डेफिनेशन ऑल दोज नंबर्स which can be written in P/Q form। अब ये जो होल नंबर्स हैं ये आप देखें तो आप ज़ीरो को, और यहाँ भी ये कंडीशन याद रखिएगा कि Q जो है यानी डिनोमिनेटर वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर ज़ीरो ना होने की वजह यह है कि ज़ीरो के सॉल्यूशंस इनडेफिनेट होते हैं, तो डिनोमिनेटर में अगर ज़ीरो होगा तो फिर उस वैल्यू के सॉल्यूशंस अनडिफाइंड होंगे, अनलिमिटेड होंगे, क्योंकि ज़ीरो जो है उसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता, यानी कि ज़ीरो से रिलेटेड वैल्यूज़ को कर्टेल नहीं किया जा सकता, डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता, वो अनडिफाइंड होती हैं। इसलिए ये ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कोई नहीं है। ज़ीरो को आप ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें -1 से तो ये फिर भी ज़ीरो रहेगा, लेकिन अगर आप 2 को -2 से करें तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि 2 × 1/2, तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा 1। तो ये 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -2 है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -2 है। इसी तरह हर वैल्यू का एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है सिवाय ज़ीरो के, तो ज़ीरो के सॉल्यूशंस फिर अनडिफाइंड हुए। इसलिए रैशनल इक्वेशन की कंडीशन में ये चीज़ शामिल रहेगी कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी Q इसका ज़ीरो नहीं होगा। अब होल नंबर्स में ज़ीरो को बाय 1 लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ीरो की रैशनैलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ीरो की पे। 1/1 लिखने से 1 की रैशनैलिटी पे या इसकी वैल्यू पे या इसकी जो है क्वांटिफिकेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे खाली 1 लिखें चाहे 1/1 लिखें। इसी तरह 2/1, 3/1 एंड सो ऑन। सारे के सारे होल नंबर्स, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स, सारे के सारे इंटीजर्स और सारी की सारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी, इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप बाय 1 अगर लिख दें तो इसे इस एक्सप्रेशन की रैशनैलिटी पे या ओरिजिनलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी रैशनल नंबर्स में शामिल होंगे। इरैशनल नंबर्स जो हैं ये P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। कैलकुलेटर पे अगर आप अंडर रूट 2 को फाइंड करेंगे, 2 का अंडर रूट लेंगे, तो फिर आप ये देखेंगे कि इसका आंसर आता है 1.414213, 1.414213। अब आप यहाँ पे देखेंगे पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ को, तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी कोई ना ये रिकरिंग है और ना ही ये टर्मिनेटिंग है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये दो चीज़ें ही जो है इरैशनल नंबर्स की बेसिस हैं, यानी कि इरैशनल नंबर्स में जो है वो रिकरिंग नहीं होंगी वैल्यूज़, नॉन रिकरिंग होंगी, नॉन रिपीटिंग होंगी। जैसे कि 1.4 फिर 1 फिर 4 फिर 2 फिर 1 फिर 3, इसके आगे भी वैल्यूज़ हैं जो कि मैंने नहीं लिखी। तो पॉइंट ये है कि जब ये वैल्यूज़ नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है तो फिर आप इसको
इस डिवाइड करेंगे 1 पे, तो आप क्या इसको 1 पे डिवाइड करने से इसको रैशनलाइज कर लेंगे, इसकी ओरिजिनलिटी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा 1 से डिवाइड करने से, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ के यूनिट्स हैं वो नॉन रिकरिंग हैं और नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए ये इर्रेशनल कहलाएंगी। इनको जब आप बटे की फॉर्म में लिखेंगे तो इनकी ओरिजिनलिटी डायरेक्टली अफेक्ट होगी। आप इनको जब 1 से डिवाइड करेंगे तो सॉल्यूशंस डिफरेंट हो जाएंगे, वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी। तो फिर लेकिन जब आप इनको 1 में लिख दें तो 3 का 3 ही रहेगा, 2 का 2 ही रहेगा, 1 का 1 ही रहेगा, और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगी। तो पॉइंट ये है कि जो नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सॉल्यूशंस होते हैं जिन वैल्यूज़ के, जैसे कि ये रूट्स वाली वैल्यूज़ हैं, इनको आप डिनोमिनेटर की फॉर्म में यानी p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए कि ये नॉन रिकरिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप ये लिख सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं इनके सॉल्यूशंस आर रिपीटिंग, आइदर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, जबकि इर्रेशनल नंबर्स के सॉल्यूशंस are non-recurring and non-terminating। मिसाल के तौर पर 2/5 है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 5 को बाहर रखें, 2 को अंदर रखें, पॉइंट लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 5 का टेबल 20 तक पढ़ेंगे तो 5 4 20 होगा, माइनस करेंगे तो 0 और 0 आएगा, 0.4 इसका आंसर है। तो ये टर्मिनेट हो गया है सॉल्यूशन। तो जब टर्मिनेट हो गया है तो ये रैशनल नंबर है 2, इसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है जैसे कि इस केस में लिखा गया है। लेकिन जब आप ये ऐसा नंबर लेंगे जैसे कि ये क्यूब है, 2 की एग्ज़ाम्पल मैंने दी है, बाकी आप किसी भी क्यूब वैल्यू का क्यूब लेके आंसर्स चेक कर लें तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इनकी जो है ना ही ये रिपीटिंग वैल्यूज़ आ रही हैं जवाब में जब इसका सॉल्यूशन फाइंड किया, और ना ही ये टर्मिनेट होंगी, ये टर्मिनेटिंग भी नहीं है, ये इर्रेशनल है, इनकी कोई रैशनैलिटी नहीं है, इनकी कोई क्वांटिफिकेशन या स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स नहीं हैं। तो जब स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स नहीं हैं तो फिर इनको डिनोमिनेटर के साथ नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इनका कोई भी स्टैंडर्डाइजेशन या स्टैंडर्डाइजेशन के पैरामीटर्स नहीं है, ये एक्सक्लूसिवली चलती जाती हैं इनके आंसर्स की वैल्यूज़। तो फिर ये एक पैराग्लाइडिंग टाइप चीज़ बन जाती है और ये चलती ही जाती है, इसलिए इसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। बहरहाल ये रैशनल नंबर्स सॉल्यूशंस आर आइदर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग, एंड फॉर इर्रेशनल नंबर्स सॉल्यूशन आर नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। सिर्फ रूट्स वाली टर्म्स ही नहीं हैं, बाज़ वैल्यूज़ भी हैं, जैसे कि पाई हमारा है 3.14। अब ये 3.14 के आगे काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं, हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक इस आंसर को रखते हैं अमूमन जब हम डिस्कस करते हैं पाई को।
मिसाल के तौर पर हमने कहीं पे पाई को अप्लाई करना है, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल फाइंड करने का फार्मूला है 2 पाई एंड आर। तो यहाँ भी पाई की यही वैल्यू 3.14 यूज़ होगी। लेकिन आप 22/7 को कैलकुलेटर पे डिवाइड करके देखेंगे तो आपके पास आंसर की एक वैल्यूज़ की लंबी लिस्ट आएगी। 3.14 हमने राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर को रखते हैं, बाकी वैल्यूज़ को हम ओमिट कर देते हैं राउंड ऑफ करके। तो फिर जहाँ पे इरैशनल नंबर्स की बात आती है वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात भी आ जाती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स की कि हम फिर वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करके उतनी वैल्यूज़ तक सॉल्यूशन अपने पास रखते हैं जितना ज़रूरी है, क्योंकि बाकी वैल्यूज़ को फिर हम छोड़ देते हैं। जैसे कि पाई की वैल्यू को हमने राउंड ऑफ करके 3.14 तक रखा, हालांकि जब आप 22 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो एक लंबी सीरीज़ आपके पास वैल्यूज़ की आएगी। तो जो रैशनल नंबर्स हैं वो रिकरिंग हैं और टर्मिनेटिंग हैं, जबकि इरैशनल नंबर्स जो हैं वो नॉन रिकरिंग भी हैं होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे। यही इनकी ब्रॉड पहचान है, इसीलिए ये इरैशनल हैं क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है, और इसीलिए ये रैशनल है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है। तो इसलिए इनको P/Q की फॉर्म में लिखने से इनकी एक्सक्लूसिविटी को पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रैशनल नंबर्स की, जबकि इरैशनल नंबर्स की एक्सक्लूसिविटी या ओरिजिनलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। तो वैल्यूज़ के पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे। वो ऑलरेडी इरैशनल है, उसको आप डिवाइड करेंगे 1 से तो उसके जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज कर रहे होंगे हम। बहरहाल इस पे तो हम मज़ीद भी बहस कर सकते हैं, लेकिन रैशनल और इरैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स की बात में सिग्निफिकेंट फिगर्स भी डिस्कस हो गए और हमने एक एक एग्जांपल भी देख ली। तो बेसिकली जब आपको वो कहे कि आपने किसी वैल्यू को किसी P/Q फॉर्म में लिखी हुई इक्वेशन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसका तरीका भी सिंपल डिवीज़न है। वो भी साथ यहाँ पे आपने देख लिया कि टर्मिनेटिंग सॉल्यूशन भी आ गया, ये भी पता लग गया कि 2 जो है ये एक रैशनल नंबर है जिसको 5 के डिनोमिनेटर से हमने लिखा, सॉल्यूशन टर्मिनेटिंग आया, एंड हो गया, आंसर का रिमाइंडर 0 हो गया। तो फिर ये 2 रैशनल नंबर है और इस तरह से हमने इसको पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर दिया 2/5 को। तो ये भी क्वेश्चन 1 मार्क का या 2 मार्क का पेपर में आ सकता है कि आप एक दी गई P/Q फॉर्म इक्वेशन यानी रैशनल इक्वेशन को डेसिमल में कन्वर्ट करें। तो ये अब कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद जो है अगला काम हमने करना है कि डेसिमल्स को रिकरिंग सबसे पहले नहीं रिप्रेजेंटेशन करते हैं रियल नंबर्स की नंबर लाइन पे। इसको देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि नंबर लाइन पे अभी मैंने आपको इंटीजर्स के कॉन्टेक्स्ट में ये बात समझाई है। इंटीजर्स के कॉन्टेक्स्ट में नंबर लाइन को छेड़ा है मैंने। तो नंबर लाइन पे आपको वैल्यूज़ को लोकेट करना आना चाहिए एक्स एक्सिस पे। तो नंबर लाइन जब रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में बात होती है तो सिर्फ एक प्लेन में वैल्यूज़ लिखी जाती हैं और वो है एक्स एक्सिस। तो अभी हम नंबर लाइन एक ड्रॉ करते हैं और फिर कुछ वैल्यूज़ को रैशनल वैल्यूज़ को हम लिखने की कोशिश करते हैं, ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब ये एक नंबर लाइन है, 0 सेंट्रल पॉइंट होता है इस नंबर लाइन का। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव में वैल्यूज़ होंगी, इक्वी डिस्टेंस होंगी। हर दो वैल्यूज़ के दरमियान डिस्टेंस सिमिलर रखा जाना ज़रूरी है। और ये एरो शो करता है कि ये एन नहीं हो रही, ये एक इनडेफिनिट वैल्यू की लाइन है दोनों साइड पे।
ये नंबर लाइन ड्रॉ हो गई। अब आपको उसने कहना है कि मिसाल के तौर पर लोकेट क्वेश्चन है 3/5 ऑन नंबर लाइन। आपने ये करना है कि 5 को बाहर रखना है, 3 को 5 पे डिवाइड कर देना है। 5 का टेबल 3 तक तो पढ़ा नहीं जा सकता, ज़ीरो लगाएंगे पॉइंट लगा के। तो पहले पॉइंट लगेगा फिर ज़ीरो लगेगा। 5 6 30 होगा, माइनस करेंगे तो ज़ीरो, रिमाइंडर 0.6 इसका आंसर है। तो ये एक रैशनल इक्वेशन जो है वो डेसिमल में भी कन्वर्ट हो गई। अब इसको हमने अगर लोकेट करना है इस नंबर लाइन पे तो ये 0.6 प्लस में है, तो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में 0 से 1 के दरमियान इसका सोल्यूशन है। 0.6 है तो 0 से 1 तक आप डिवीजन्स 10 में, इक्वल 10 डिवीजन्स में ड्रॉ कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10th वैल्यू 1 की होगी। और अब यहाँ पे आपने 6th वैल्यू को जो है वो 1 2 3 4 5 6 0.6 के लिए 6th वैल्यू, जब आपने 9 इक्वल डिवीजन्स बना ली 0 से 1 के दरमियान, तो जो 6th वैल्यू है वो 0.6 की है, यानी कि 3/5 की है। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह से वो क्वेश्चन दे कि लोकेट -2/4 ऑन नंबर लाइन। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। -2/4 को पहले तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 है तो -1/2 हो गया। अब 2 को बाहर रखें, 1 को अंदर रखें, 1 2 से छोटा है, पॉइंट लगा के इसको बड़ा करें, 10 हो गया। 2 5 ज़ा 10, माइनस डाला, 0 और 0 इसका आंसर आया, रिमाइंडर आया, 0.5 इसका आंसर है। तो फिर आपने वही काम करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड पे जाना है, क्योंकि ये माइनस के साथ है, ये नहीं भूलना। तो 0 से -1 के दरमियान आपने 10 डिवीजन्स, 9 डिवीजन्स और 10th -1 की, और -0.5 है तो 1 2 3 4 और 5, ये है -0.5 यानी -2/4। तो इस तरह से आपको जो भी वैल्यूज़ दी जाएं उनको नंबर लाइन पे आप लोकेट कर सकते हैं, करना आना चाहिए। इसी तरह एक और वैल्यू को देखते हैं। वो कहता है लोकेट 15/7 ऑन नंबर लाइन। ये थोड़ी सी डिफरेंट है। 7 बाहर रखें, 15 अंदर रखें। 7 2 ज़ा 14, -5 में से 4 गया 1। यहाँ जो है वो रिमाइंडर आ गया है। अब इसको यहाँ से हमने इससे आगे सॉल्व नहीं करना, इसको आपने लिख लेना है इस तरह से इसको लिखा जाता है, यानी कि 2 1/7, 2 रिमाइंडर उसके बाद, और जो डिवाइज़र है उसको यूज़ करेंगे। तो डिवाइज़र जो है वो 7 है, और जो आंसर आया है वो 2 है, रिमाइंडर 1 है। तो 2 1/7 इसको आपने इस तरह से लिखने के बाद नंबर लाइन पे ड्रॉ करने की तरफ जाना है। तो 2 1/7 को ड्रॉ करने के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको जब आपने ड्रॉ करना है तो 2 1/7 डायरेक्टली ड्रॉ नहीं होगा, 1/7 को सॉल्व करना पड़ेगा। ये 2 + 1/7 है बेसिकली। तो 7 को 1 पे डिवाइड करें, पॉइंट लगाएं, 0
1 को 7 पे डिवाइड किया, 7 1 ज़ा 7 -3, अब 0 लेके 7 4 ज़ा 28 माइनस और 2, 7 2 ज़ा, अब 0 लिया था, सॉरी, 7 2 ज़ा 14। ये एक इनडेफिनेट सोल्यूशन की तरफ जा रहा है, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेसिकली ये 2 के साथ 1/7 है, याद रखिएगा ये पूरी इक्वेशन नहीं है, इसलिए जो इसका दूसरा हिस्सा है इसको मैं पॉइंट में कर रहा हूँ, तो ये 0.1 ही बनता है। इससे आगे वाली 4 वैल्यूज़ को मैं चाहूँ तो ओमिट कर सकता हूँ, क्योंकि इनमें से कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो 5 से बड़ी हो। 5 या 5 से बड़ी होती तो फिर मैं पिछली वैल्यू में एक वैल्यू ऐड करता, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है वैल्यू जो 5 से बड़ी है, तो इसको जस्ट 0.1 लिख लिया। 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने आंसर को रख लिया है, क्योंकि मुझे 2 + 0.1 करना है, 2.1। तो ये बेसिकली 2.1 ड्रॉ होगा 15/7 के लिए, ये याद रखिएगा। पहले इसको डिवाइड करना है फिर रूल के मुताबिक जो वैल्यू डिवाइड करने के बाद आई उसको पहले, रिमाइंडर को और डिवाइज़र को, यानी जिसको डिवाइड करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो नीचे आता है। इस तरह से जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद फिर आप जो ये P/Q वाली इसके साथ फ्रैक्शन है इसको सॉल्व कर लेंगे अलहदा से डिवाइड करके, और उसके साथ लगा देंगे मेन वैल्यू के साथ, तो ये एक सूरत हाल बन जाएगी। इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो 2.1 है, तो 2 से आगे 3 के दरमियान, 2 और 3 के दरमियान 10 डिवीजन्स बना लें, यानी 9 और 10 ये, और 0.1 है तो ये पहली, तो ये 2.1 ये बना, यानी 15/7। तो ये इस तरह से ये वाला क्वेश्चन, इस तरह की वैल्यूज़ जिसमें कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रही वैल्यूज़ और रिमाइंडर आ रहा है, उनको सॉल्व करने का ये तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया है। इसमें सिर्फ एक एडिशनल स्टेप आपको करना पड़ेगा और आप इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ कर पाएंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2.1 की तरफ, और आप बुक लेते हैं पास और इसको सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। अभी जो हमने पढ़ा है इसको इस्तेमाल करते हुए एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसके हर क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ देखते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आइडेंटिफाई क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। 5 नंबर उसने दिए हैं 6, वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल and irrational numbers। आप देखिएगा 1 कहता है √3, तो ये इरैशनल है। अंडर रूट में हर वैल्यू जो भी होगी वो इरैशनल होगी। नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग इसके सॉल्यूशंस आएंगे, तो इसको आप डिनोमिनेटर में 1 से डिवाइड करके रैशनलाइज नहीं कर सकते। 1/6 जो है ये रैशनल है,
क्योंकि आप 6 को अगर 1 पे डिवाइड करेंगे, 1 को 6 पे डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगाएंगे 0, 6 1 ज़ा 6, माइनस और 4, 0 लगा के 0, 6 6 ज़ा 36, माइनस और 4, 6 6 ज़ा 36, माइनस और 4। अब 1/6 जो है ये यहाँ पे देखें कि रिपीटिंग सॉल्यूशंस हमारे पास आ रहे हैं। तो ये 1 के बाद 0, 6 के बाद 0 और फिर 6 आ गया है। अब फिर मैं 0 लेके यहाँ 0 लगाऊंगा, 6 6 ज़ा 36। अब ये चलता जाना है काम। तो ये देखें 6 0 6 0 6 फिर 0 आएगा, रिपीटिंग है। तो ये एक रैशनल नंबर है 1, जिसको बटे में डिनोमिनेटर 6 के साथ लिखा गया। तो थर्ड पार्ट जो है वो पाई की वैल्यू पूछ रहा है। पाई जिसकी वैल्यू 3.14 है, इसके बारे में बात हो चुकी है, इसलिए ज़्यादा तफसील में नहीं जाते, सिर्फ लिख देते हैं कि ये रैशनल है। 4 जो पार्ट है 15/2 की बात इसने की है। ये क्वेश्चन अभी मैंने करके आपको दिखाया है, इसलिए इसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। ये 15/2 है, ये एक रैशनल नंबर है। 15/2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। अगर करके देखना है तो ये लें, 2 बाहर रखें, 15 अंदर रखें, 2 7 ज़ा 14, माइनस 1, पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, माइनस और 0। तो 7.5 पे ये टर्मिनेट कर गया सोल्यूशन, ये रैशनल है। पार्ट 5 है 7.25। 7.25 भी रैशनल नंबर है। उसकी वजह यह है कि आप इसका पॉइंट जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। पॉइंट की जगह पे आप 1 लगाएंगे और जितनी आगे वैल्यूज़ हैं इनकी जगह पे 0 और 0 लगा के पॉइंट ख़त्म करें। 725/100। अब इसको आप डिवाइड करके चेक करें अगर, तो फिर आपको पता लग जाएगा कि ये रैशनल है या नहीं। यानी 725 को 100 के साथ लिखा जा सकता है या नहीं। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि हमारी तसल्ली हो जाए। 100 है, बाहर आएगा, डिनोमिनेटर में है, न्यूमिनेटर में 725 है, 100 7 ज़ा 700 माइनस 25। तो 0 लगा के आप 0 बाय करेंगे। पहली दफ़ा में 0 नहीं लगेगा, पॉइंट लग के 0 लगेगा। तो 100 2 ज़ा 200 माइनस 50। अब 0 से 0 बाय होगा, 100 5 ज़ा 500। और अब आपके सामने है 7.205 टर्मिनेटिंग है। तो 7.25 एक रैशनल नंबर है। पार्ट 6 जो है वो अंडर रूट में एक रकम है। अब अंडर रूट में रकम है, इसको आप कैलकुलेटर पे चेक करके देख लें 29 का अंडर रूट क्या आता है। तो अगर नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग सोल्यूशन आए तो फिर ये इरैशनल है, और अगर ना आए तो रैशनल है। बहरहाल ये इरैशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 है। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। तो ये मैंने अभी करवाए भी हैं, प्रैक्टिस आप मज़ीद खुद भी कर सकते हैं। फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, यानी p/q की फॉर्म में लिखी हुई रकमों को। अब पार्ट 1 इसका 17/25 है।
25 को बाहर रखें, 17 को अंदर, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाना पड़ेगा क्योंकि ये छोटी वैल्यू है। 17 25 से डिवाइड नहीं हो सकती। 25 का टेबल आप पढ़ेंगे। 25 5 ज़ा 125, 25 6 ज़ा 150, माइनस लगा कर 20, और अब 20 25 से छोटा है तो ज़ीरो लगा के आप एक ज़ीरो बाई करें तो 25 8 ज़ा 200, रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। और ये जो एक रैशनल फ्रैक्शन थी उसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। बाकी पार्ट्स इसके 2 3 4 एंड 5 6 आप खुद कर लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है Which of the following statements are true and which of the following statements are false? पहली स्टेटमेंट है कि 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर, नहीं, फॉल्स है। 2/3 इज़ अ रैशनल नंबर। स्टेटमेंट नंबर 2 सेज पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, जी हाँ, पाई इर्रेशनल नंबर है। और पार्ट 3 कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 3, 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। चेक करना पड़ेगा, 9 बाहर रखेंगे क्योंकि 1/9 की बात कर रहा है। पार्ट 3 है 1, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगाना पड़ेगा। 9 1 ज़ा 9, 1 ज़ीरो के साथ ज़ीरो, 9 1 ज़ा 9 एंड 1 ज़ीरो लगा के ज़ीरो, 9 1 ज़ा 9। ये रिपीटिंग सॉल्यूशंस आ रहे हैं, ये रैशनल इक्वेशन है, और लेकिन ये टर्मिनेटिंग नहीं है, रिकरिंग है, टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि स्टेटमेंट ये पूछ रही है कि इज़ 1/9 टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, तो ये टर्मिनेट नहीं होगा। ये इसी तरह से 1 के बाद 0, 1 के बाद 0, 1 के बाद 0 ये चलता जाएगा। पार्ट 4 पूछ रहा है, 3/4 की बात कर रहा है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है। डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यस, ये टर्मिनेटिंग है। 0.705 पे आंसर आ गया, मुकम्मल हो गया, रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से 4/5 क्या रिकरिंग फ्रैक्शन है? ये पार्ट 5 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5। इसको आप खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा। 5 8 ज़ा 40, 0.8 इसका आंसर है। तो ये रिकरिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। ये रैशनल इक्वेशन टर्मिनेटिंग है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो इसकी हमने थोड़ी सी प्रैक्टिस तो की है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 4 सेज represent the following numbers on the number line। पहला नंबर देखें, 2/3 है। एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लें हाइपोथेटिकल सी, जिसमें ज़ीरो जो है वो सेंट्रल पॉइंट कंसीडर होगा, और राइट हैंड साइड पे इंटीजर्स प्लस में, और लेफ़्ट हैंड साइड पे नेगेटिव के साइन के साथ इक्वल डिस्टेंस होना ज़रूरी है। यहाँ पे हमने एक रफ सा स्केच ही ड्रॉ करना है। तो 2/3 है तो इसको पहले सॉल्व कर लें ताकि हमें आसानी हो। 3/2 अंदर 0.036 18 माइनस लगा के 2 0
और 0, 3 6 18, माइनस लगा के 2 रिमाइंडर 0 एंड 0, 3 6 18। तो ये बेसिकली चलता जाएगा, रिकरिंग है ये 0.606। तो इसको मैंने 0.6 से जो है वो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर को रखा है। 0.6 को लोकेट करना है बेसिकली 0 से 1 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवीजन्स बनाए। 0.6 है तो 6 डिवीजन फॉल करेगी। इसका आंसर है 3 4 5 एंड 6। तो 6 डिवीजन है, इसके ऊपर एरो लगाएं ऐसे 0.6 लिख दें या 2/3 लिख दें। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद पार्ट 4 में करता हूँ। पार्ट 4 जो है वो कह रहा है -2 5/8, 8 2 16। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 में 5 ऐड करेंगे, ये वाली वैल्यू 21 और न्यूमरेटर 21 बन गया। नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 8 का 8 रहेगा। तो ये अब रैशनल इक्वेशन बन गई है 21/8। ये रैशनल की माइनस का साइन साथ है, -21/8 है। 8 को बाहर रखें, 21 को अंदर, 8 2 16, माइनस का साइन डाला 5.0, 8 6 48, माइनस एंड 2 0 एंड 0, 8 2 16, माइनस एंड 4। तो यहाँ पे इसको स्टॉप कर देते हैं 2.602। अब मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रखना चाहता हूँ, तो 2.6 मैंने लिख लिया। तो अब पॉइंट ये है कि ये 2 से आगे 0.6 हैं। 2 और 3 के दरमियान आपने 9 डिवीजन्स बना लेनी है, 3 4 5 6 7 8 9। 2 तो ये हो गया और इसके आगे 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये बेसिकली 2.6 या -25/8 का पॉइंट है, लोकेशन है। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। वो कहता है कि गिव अ रैशनल नंबर between 3/4 and 5/9. Give a rational number between 3/4 and 5/9। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 says, give a rational number between 3/4 and 5/9। अभी 3/4 और 5/9 दो रैशनल इक्वेशंस हैं। इसके दरमियान में एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, इनका डिनोमिनेटर सेम करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अभी 3/4 है, इनको आमने सामने रखें। 5/9 है, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 9 से डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करें। इसको 4 से डिनोमिनेटर को और 4 है न्यूमिनेटर को, तो ये बनेगा 27/36 और 20/36। डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो अब आपने कोई भी रैशनल नंबर 20 से 27 के दरमियान उसको बता दें, जैसे कि 21/36, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं 20 और 27 के दरमियान, यानी कि 3/4 एंड 5/9 के दरमियान। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं।
एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p over q where p and q are integers and q is not equal to 0। कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग recurring decimals as the rational number p over q where p and q are integers यानी z का सेट and q is not equal to 0, जिसकी वजह मैंने आपको बताई थी लेक्चर के स्टार्ट में कि q इक्वल 0 के क्यों नहीं होता या होना चाहिए फॉर अ रैशनल नंबर और इक्वेशन। सॉल्यूशन की तरफ पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहले 0.5 की बात कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो 0.13 है, तो इनको आमने सामने ही कर लेते हैं। इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर भी बार है, रिपीटिंग के लिए बार है, ये रिकरिंग है, रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, इनको हमने सॉल्व करना है, इस फॉर्म में लेके आना है। इस फॉर्म में जब हमने इसको लेके आना है तो उसके लिए पहले एक फैक्टर समझ लें जहन में कि अगर 0.5 को यहाँ पे ये रिकरिंग है, लेकिन अगर रिकरिंग ना हो और उसको सॉल्व करना हो, p over q की फॉर्म में लिखना हो इसको 0.5 को, तो आप क्या करते हैं 0.5 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 1 पॉइंट की जगह पे 1 और इसके आगे एक वैल्यू है तो एक 0, तो ये 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा। तो ये जो सोल्यूशन है p over q का जब 0.5 रिकरिंग नहीं है। अगर रिकरिंग है जैसे कि ऊपर बार है तो फिर डिवाइड नहीं करेंगे, 10 का फैक्टर यूज़ करेंगे और इस फैक्टर को यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। तो 10 का फैक्टर यहाँ भी वैलिड है, ये बताना मकसूद है। आपने इस वैल्यू को यानी 0.5 रिकरिंग को x से एज्यूम कर लेना है कि ये x के बराबर है और इसको एक इक्वेशन का नाम दे दें 1 का। तो यहाँ पे बात किसकी, एक वैल्यू क्योंकि रिकर कर रही है 5 की बार बार, तो फिर वही बात अभी जो आपको वहाँ डिवीजन के कॉन्टेक्स्ट में 0.5 सिंपल के कॉन्टेक्स्ट में समझाई 10 के फैक्टर की, तो यहाँ 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन की दोनों साइड्स पे, इसी इक्वेशन जो ऊपर लिखी है इससे। तो ये बनी 10x, तो ये 5.5। 10 को जब हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 0.55 इस तरह है तो 5 रिकर कर रहा है। रिकर करने का मकसद ये है कि ये कंटिन्यूटी में है, इसके आगे ऐसे डॉट्स डाल दें बेशक। अगर आपने ये रिकरिंग का साइन ये नहीं डालना तो फिर इसको 2-3 दफ़ा लिख दें ताकि पता लगे कि ये 5 ही रिपीट कर रहा है। तो जब आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5.5 इस तरह से। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 को, वो 10 का फैक्टर इम्पॉर्टेंट था, ये बात समझने वाली है, और इसके लिए 100 का फैक्टर इम्पॉर्टेंट होगा, लेकिन इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये 2 है ये 1 है, तो ये बनेगा 10x माइनस x, यानी वेरिएबल्स लेफ्ट हैंड साइड पे ये 10x और x माइनस, और 5.5 माइनस 0.5 रिकर कर रहा है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, उससे हम डिस्ट्रैक्ट होंगे। 10x माइनस x 9x इज़ इक्वल टू 5.5 माइनस 0.5, ये 0.5 से कैंसिल, ये माइनस हो जाएगा तो 5 बचेगा हमारे पास। x वेरिएबल है, इसको फाइंड करना है, इसको एक साइड पे रख दें, तो 5/9 ये हमारा आंसर है।
इस तरह से आप किसी भी सिंगल वैल्यू या सिंगल डिजिट रिकरिंग को सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसमें। अब ये 0.13 है, इसमें कह रहा है कि 1 और 3 रिकर कर रहे हैं, यानी 0.13, 13, 13 एंड सो ऑन। पहले सिंपल 0.13 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं कि अगर इसको पी ओवर क्यू में लेके जाना हो तो अब क्या करते हैं, 0.13 के नीचे पॉइंट की जगह पे 1 और ये 2 ज़ीरोस का इजाफा करते हैं, तो ये ख़ुद ब खुद एक रैशनल इक्वेशन 13/100 बन जाती है। यहाँ 100 का फैक्टर इन्वॉल्व है इस केस में, तो रिकरिंग के लिए भी 100 का फैक्टर है। पहले आप एक्स से ज़्यूम कर लें 0.13 रिकरिंग को, इसको एक इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें और इसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करें इस इक्वेशन को, 0.13 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आप देखेंगे कि ये 0.13 अब कितना हो जाएगा, 13, यानी कि पॉइंट्स 2 वैल्यूज़ आगे निकल जाएंगे इन 2 ज़ीरोस के लिए, तो 13.13 बनेगा रिकरिंग, क्योंकि ये रिकरिंग है 13। तो ये है सूरत हाल, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब यहाँ एक और चीज़ भी है, सिर्फ वो देख लें कि ये जो 13 है और इसके साथ 0.13 है, और 0.13 किससे है, हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में इसको किस वेरिएबल के साथ इक्वेट किया था, x के साथ। तो यहाँ आपने 13 और इसके आगे क्या कर देना है, जमा x। 0.13 के लिए x लिख देना है, तो 13 को अलहदा कर दिया और जो दूसरा फैक्टर था इसका, इसको अलहदा करके 0.13 को इसको x से सब्सटीट्यूट कर दिया। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो x को इधर ले जाएंगे, वेरिएबल्स को एक साइड पर, यानी कि 100x माइनस x इज इक्वल टू 13, 100x माइनस x इज़ 99x, 99x इज इक्वल टू 13, सो x बिकम्स 13/99। तो ये जो है इसका आंसर है। तो अगर कोई 2 डिजिट रिकरिंग है, हमारे कोर्स में 2 डिजिट रिकरिंग तक ही है, 2 डिजिट रिकरिंग ही है, तो फिर हम जो है इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ना कर सकें, एक बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। अगर आप अकल और दलील से का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्व करना चाहें तो बहुत आसान है। 100 का फैक्टर फॉर 2 डिजिट रिपीटिंग या रिकरिंग एंड 10 का फैक्टर फॉर 1 डिजिट रिपीटिंग या रिकरिंग। तो ये है सूरत हाल। थर्ड पार्ट 0.67 है, इसको आप ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा इसको देखते हुए, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाएंगे। तो यूँ हमारी एक्सरसाइज 2.1 मुकम्मल हुई। उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। आपका शुक्रिया।